हेलो बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का लेसन नंबर 2 प्राणियों में पोषण। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि हम यह जान पाएं कि भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भोजन अंतर्ग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं तथा पोषण किसे कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर और शुरू करते हैं प्राणियों में पोषण। जीव जगत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वनस्पति जगत अथवा पादप जगत और दूसरा जंतु जगत अथवा प्राणी जगत। पादप जगत के पोषण के बारे में आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, जहां पादपों को 2 भागों में बांटा गया था, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी हरे पौधे इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। वे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल व खनिज लेकर भोजन बना सकते हैं। विषमपोषी में बिना क्लोरोफिल वाले ऐसे पादप आते हैं जो या तो दूसरे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल जो परजीवी की श्रेणी में आती है, जबकि कुछ पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कीटों को अपना आहार बनाते हैं, जैसे वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट। इसी तरह से कवक तथा मशरूम जैसे पौधे सड़े गले व मरे हुए जैविक पदार्थों से भोजन लेते हैं और वे मृत जीवी की श्रेणी में आते हैं। परंतु प्राणी जगत पूरी तरह से विषमपोषी है। प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर हैं। प्रत्यक्ष रूप से आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हरे पौधे भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जो जंतु सीधे सीधे पादपों को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। गाय, भैंस, खरगोश, हिरण ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं, जबकि परोक्ष रूप से भोजन लेने वाले मांसाहारी और सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। याद है आपको, शेर, चीता, बाघ ये सभी शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, लेकिन शाकाहारी जंतु शाकों को खाते हैं, पौधों पर निर्भर है। इसलिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहिए, ये सर्वाहारी और मांसाहारी जंतु पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर करते हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ, भोजन की आवश्यकता। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, यदि आपको एक दिन खाना ना मिले तो क्या होगा? आप कहेंगे मैगी खा लेंगे। यदि मैगी भी न मिले तो चिप्स खा लेंगे। यदि चिप्स भी न मिले, मान लीजिए आपको पहले दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं मिला, तो क्या होगा? आप इतनी अधिक कमजोरी महसूस करेंगे कि आपको बिस्तर से उठने में भी दिक्कत महसूस होगी। यही ऊर्जा की कमी है। यही कमजोरी ऊर्जा कहलाती है और यही ऊर्जा की कमी
हमें काम करने से रोकती है। आप दिन भर में जो भी काम करते हैं, चलना, उठना, बैठना, घूमना, खाना, पीना, स्कूल जाना, खेलना, ये सभी काम ऊर्जा से संभव हैं। इसी के साथ हमारे जो शरीर के अंदर के अंग हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, गुर्दे, इन सभी को लगातार कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट और वसा से। ये आप सब कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अर्थात जो भोजन का अवयव कार्बोहाइड्रेट और वसा है, उससे हमारे शरीर को लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है, जिससे हम अपने कार्य सुचारू रूप से कर पाते हैं। दूसरे नंबर पर है शारीरिक वृद्धि व मरम्मत के लिए। भोजन का दूसरा अवयव, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कक्षा 6 में जो आपने भोजन के अवयव पढ़े थे, उनमें दूसरे अवयव का नाम क्या था जो हमारी शारीरिक वृद्धि और अनुरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है? सोचिए। प्रोटीन। प्रोटीन हमारी शारीरिक वृद्धि और ऊतकों की टूट-फूट व मरम्मत के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो दूसरा भोजन का अवयव है प्रोटीन, वह किस लिए आवश्यक है? वह आवश्यक है शारीरिक वृद्धि और अनुरक्षण के लिए। बाकी बचे कितने अवयव, जरा बताइए, सोचिए। विटामिन, खनिज लवण, जल और वृक्षांश, इनका कार्य हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करना है, या ये कहिए कि ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। आप पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में कि किसी खास विटामिन या खनिज लवण की कमी से एक विशेष रोग हो जाता है। अतः हमारे शरीर को भोजन की इन तीनों के लिए आवश्यकता है। पहला, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, दूसरा, शारीरिक वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए, और तीसरा, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए। इस प्रकार भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, भोजन अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भोजन अंतर्ग्रहण या खाद्य अंतर्ग्रहण क्या होता है। भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाना खाद्य अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसकी विधियां बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो आइए, विभिन्न जीवों में किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, हम इसे एक एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्तनधारी। मनुष्य स्तनधारी में आते हैं। मनुष्य या स्तनधारी शिशुओं को दूध पिलाते हैं, परंतु बड़े होने पर वे चबा कर खाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर भी अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ हैं। मनुष्य में दांतों से चबाकर भोजन खाया जाता है, जबकि गाय, भैंस जैसे जंतु जल्दी जल्दी सारा चारा निगल जाते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। क्या आपने उन्हें कभी खाते हुए देखा है? सारा चारा खत्म करने के बाद वे थोड़ा थोड़ा करके उसे मुंह में लाते हैं और उसे चबाते हैं। इसे जुगाली करना कहते हैं। वैसे यह
वापस लाया गया भोजन आंशिक रूप से पाचित भी होता है, जबकि मांसाहारी जंतु जैसे बाघ, चीता ये अपने आहार को फाड़कर अथवा भेदन करके अंतर्ग्रहण करते हैं। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं अजगर या सांप। अजगर जैसे जंतु अपने आहार को एक बार में ही पूरा निगल जाते हैं और फिर इसका पाचन करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि तितली किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करती है? कोशिश कीजिए, शायद चित्र देखकर आपको समझ आ जाए। ये साइफन विधि का उपयोग करते हैं। मक्खियाँ और तितली साइफन विधि से अपने आहार को अपने मुख तक पहुँचाते हैं। अगला है मच्छर। मच्छर जब आपको काटता है तो कैसा महसूस होता है? इरिटेशन सी होने लगती है। मच्छर चूषण विधि के द्वारा आपके रक्त को चूसते हैं, जिससे उस स्थान पर इन्फ्लेमेशन और खुजली होने लगती है। अब देखते हैं हम पक्षियों को दाना चुगते हुए। भला पक्षी किस प्रकार से अपना आहार ले रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि ये सीधे ही दाने को गटक जाते हैं। इनके अंदर पहले से निगले हुए कुछ कंकड़ होते हैं जो इनके पेट में इन दानों को पीसते हैं और फिर पाचन होता है। नेक्स्ट लेते हैं मेंढक। मेंढक के चित्र को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है मेंढक को अपने आहार को पकड़ने का। एक लंबी जीभ के द्वारा ये अपने शिकार को पकड़ते हैं और फिर उसका अंतर्ग्रहण करते हैं। चींटी। क्या आपने नन्ही चींटी को भोजन उठाकर ले जाते हुए देखा है? अपने वजन से भी भारी बोझ को ये चींटी उठाकर ले जाती हैं। चींटी के अंदर एक पॉकेट होती है जो इसकी जांघ के अंतिम छोर पर स्थित होती है, जिसमें वह ठोस भोजन रखती है। वह भोजन उसकी लार के द्वारा तोड़ा जाता है, जिसके पश्चात तरल भाग को वह निगल जाती है और ठोस भाग को वापस उलट देती है। अगला उदाहरण लेते हैं हम स्पंज का। स्पंज जैसे जंतु जलीय जीव हैं। ये पानी में तैरते हुए अपने आहार को छान कर निगलते हैं या अंतर्ग्रहण करते हैं। अगला एक बहुत ही रोचक, एक सूक्ष्म जीव है। आपने पहले नाम भी सुना होगा उसका, अमीबा। अमीबा में न तो कोई मुंह होता है और न ही विशेष पाचन अंग। भोजन का आभास पाते ही अमीबा अपने कूटपाद या पादाप बनाना शुरू करता है। इसे चारों ओर से घेरता है और भोजन को निगल जाता है। एक कोशिकीय अमीबा के अंदर पहुंचने पर खाद्य धानियाँ उस भोजन का पाचन करती हैं। ऐसा ही एक रोचक प्राणी है स्टारफिश। स्टारफिश अपने आहार को देखती ही अपना आमाशय मुख से बाहर निकालती है और आहार को पकड़ने के पश्चात उसे एनगल्फ या अंतर्ग्रहण कर लेती है। तत्पश्चात
आमाशय वापस उसके शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। इसे भरिए और अपने टीचर से चेक कराइए। बच्चों, भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात भोजन का पाचन होता है। तत्पश्चात अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर निष्कासन होता है। यही पूरा प्रक्रम पोषण कहलाता है। तो अगली वीडियो में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार कुछ खास जंतुओं में भोजन पाचन के, अवशोषण के, स्वांगीकरण के और निष्कासन के विशेष अंग होते हैं और किस प्रकार उनका भोजन अंतर्ग्रहण के पश्चात सभी प्रक्रम से होता हुआ निष्कासन तक पहुंचता है। इस वीडियो में इतना ही।